नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी की सीरीज में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी का ये प्रश्नोत्तर सीरीज है जिसमें कुल प्रश्न 20 होंगे, लेकिन जो यहाँ से पॉइंट आपके लिए डिलीवर होंगे वो 350 से अधिक ही होंगे। बहुत यूजफुल वीडियो होने जा रहा है। फैक्चुअल एरर का जहाँ भी स्पेस होगा वो आपका क्लियर किया जाएगा। उसके अतिरिक्त कंसेप्चुअल लेवल पे आपको बहुत प्रॉपरली ट्रीट किया जाएगा। आपका कंसेप्ट किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे अवश्य ही बहुत क्लियर होने जा रहा है इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। पेंगुलिन के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए, ये एशिया में उत्तर पूर्व भारत और चीन में पाया जाता है। कथन नंबर 1 है, एशिया में केवल शब्द यहाँ यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर पूर्वी भारत और चीन पाया जाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह न केवल उत्तर पूर्वी भारत बल्कि श्रीलंका में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है, चीन के अतिरिक्त और कई देशों में पाया जाता है। ठीक, उसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट में जो रेड डाटा बुक होता है उसमें चाइनीज़ पेंगुलिन को संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड और भारतीय पेंगुलिन को घोर एंडेंजर्ड यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्थिति में रखा गया है। तो देखिए, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय पेंगुलिन जो है उसको एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे है पेंगुलिन। ये दंतहीन होता है, ये मेमेल है, स्तनधारी है जो कि दंतहीन होता है। स्केली एंटीटर है, ग्रासलैंड में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो डेजर्ट का क्लाइमेट होता है उसको भी अडाप्ट कर सकता है। देखिए, UPSC में बहुत प्रोबेबल होता है, अभी तो UPPSC भी ऐसे पूछने लगा है, पूछ सकता है वो ग्रासलैंड में रहता है, वो डिजर्ट क्लाइमेट को अडाप्ट नहीं कर सकता। तो ये नहीं कर सकता स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डिजर्ट क्लाइमेट को भी अडाप्ट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं IUCN की। चर्चा चल रही है तो थोड़ा सा इसके भी बारे में जान लेते हैं। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये नेचर और नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए है, सस्टेनेबल यूज के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, रेड डाटा बुक यही जारी करता है। बात रेड डाटा बुक की चल रही है, रेड लिस्ट की चल रही, तो आपको बता दूं भारत में 2 संस्थाएं हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में रेड लिस्ट जारी करती हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वो जंतुओं के संदर्भ में रेड डाटा बुक जारी करता है। एस्टेब्लिशमेंट उसका 1916 में किया गया था। ठीक, अब वनस्पतियों के संदर्भ में BSI करता है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो रेड लिस्ट जारी करता है और उसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1890 में हुआ था। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका एस्टेब्लिशमेंट 1890 में हुआ था। बहुत ही प्राचीन संस्था है। तो अब इसके अनुसार दोनों विकल्प गलत होंगे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा C, दोनों ही कथन सत्य नहीं है। ठीक है, रूबिगुला पक्षी के संदर्भ में असत्य कथन क्या होगा? देखिए, यह गोवा का राजकीय पक्षी है, तो कथन सही है। IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य स्थिति में है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये लीस्ट कंसर्न्ड स्थिति में है। ठीक है, वल्नरेबल नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको चौथी शेड्यूल में रखा गया है, और उसके अतिरिक्त 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है। तो गोवा में ही 36वां राष्ट्रीय खेल भी आयोजित होना था, उसका शुभंकर है ये। तो सारी चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ एक विकल्प को छोड़ के सुभेद्य वाले में वल्नरेबल नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न है। तो ऑप्शन आपको टिक करना है इसमें B। ये आपकी स्क्रीन पे है रूबिगुला, इसे फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल भी कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, बाकी चीज़ें स्पष्ट हैं। केरल का राजकीय, गोवा का राजकीय पक्षी है और 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर। अगला प्रश्न आपके लिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका सही क्रम पूछ रहा है। तो इनका सही क्रम होगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये सही है, अन्यत्र गलत हैं सभी।
बढ़ते हैं आगे। एशियाई के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इनकी आबादी पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक है। एशियाटिक लायन की बात हो रही है यहाँ पे। IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। देखिए, एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल से गुजरात तक नहीं है। ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो निम्न इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। सत्य विकल्प का चुनाव करने के लिए तो केवल 2 सही होगा। यह रहा आपके स्क्रीन पे एशियाटिक लायन, जिसका फोटो भी गिर के अभ्यारण्य से ही लिया गया है। निम्नलिखित स्थलों के संबंध में विचार करें। चिरांग रिपु असम, वायनाड केरल, गारो पहाड़ी मेघालय, दिहिंग पटकाई असम। उपरोक्त में से माइक यानी मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट स्थल में सम्मिलित हैं। तो देखिए, इनमें से सभी शामिल है, तो जो भी ऑप्शन होगा जो सभी को कवर करेगा वही सही हो जाएगा। सभी शामिल है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गिबी, इसके संदर्भ में कथनों विचार करें। केवल राजस्थान में पाई जाने वाली विश्व की भारी उड़ने वाली प्रजातियों में से एक है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 में है। देखिए, ये केवल शब्द जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है उत्तरी गुजरात इन सब क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैंने आपको बताया था भी, गुजरात में COP13 का आयोजन हुआ था, जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए हुआ था गांधीनगर में। उसका जो शुभंकर था वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिबी ही था, और ये राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, और शेड्यूल 1 में है ये। तो इसका मतलब दोनों गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, न तो 1 न तो 2, क्योंकि केवल शब्द का प्रयोग वहाँ पे किया गया था। करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, COP13 ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा स्थायी परितंत्र कहलाता है। देखिए, ये सरल प्रश्न है। सामुद्रिक परितंत्र ही सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ वेरिएशंस नहीं होते। फिर भी अब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, इसलिए बता, क्योंकि बाकी जो भी परितंत्र हैं उन सभी में वेरिएशन का बहुत चांस होता है, लेकिन यहाँ वेरिएबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये स्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। असत्य कथन का चुनाव करना है इसमें। जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं परितंत्र कहलाता है। बिल्कुल सही। यह एक बंद तंत्र है, बंद नहीं खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र का आकार छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। बिल्कुल सभी कथन असत्य है। सभी कथन असत्य नहीं है। 2 सत्य हैं, 1 ही असत्य है। ठीक है, तो आपका सही विकल्प बी होगा। बढ़ते हैं आगे। पारिस्थितिक तंत्र के घटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, इनके 3 घटक होते हैं, जो क्रमशः जैविक, अजैविक और ऊर्जा। बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा संगठन के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग द्वितीयक स्रोत नहीं होता, प्राइमरी सोर्सेज में होता है। सेकेंडरी जो होते हैं वो जियोथर्मल एनर्जी वगैरह होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सत्य कथन पूछा है तो केवल 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। शाकाहारी जंतुओं में से किस पोषण स्तर में रखा जाता है। वास्तव में यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक है, में के जगह को होना चाहिए था। ये सेकेंडरी स्तर पे होते हैं। ठीक है, शाकाहारी जंतु जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये, और पोषण जो स्तर होता है उसकी बात कर रहा है ये। मनुष्य को निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर में रखा जाता है। बात मनुष्य की हो रही है, चूँकि मनुष्य सर्वाहारी है, सभी कुछ खाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मनुष्य को सर्वोच्च पोषण स्तर पर रखा जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ जो है अप्रोप्रिएट उतना नहीं होगा जितना सर्वोच्च ऑप्शन होगा। जैव आवर्धन का प्रभाव जो बायोमैग्निफिकेशन होता है
उसका प्रभाव पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करेगा? बायो मैग्नीफिकेशन होता है, डीडीटी वगैरह का जो प्रयोग किया जाता है उनका मैग्नीफिकेशन होता है। वो सर्वाधिक प्रभाव किस पे करता है? वो सर्वाधिक जो निचले स्तर के होते हैं उन पे करता है, यानी शाकाहारी। चूँकि वो खेतों में होता है, उनको डायरेक्ट शाकाहारी आहार बनाते हैं, उनको तत्काल प्रभाव में ले लेता है, ज़्यादा प्रभावित कर देता है। ठीक है। एक सीमा तक प्रकृति की अपनी पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता होती है। देखिए, ये कैपेसिटी होती है कि अपने जो डिस्टरबेंस होते हैं परितंत्र में उनको स्टेबल करने की। ठीक है। पूछा जा रहा है उससे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं होम्योस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। पारिस्थितिक शब्द का निम्नलिखित में से किसने प्रयोग किया था, किसने नाम दिया था? तो हेकेल ने दिया था। और जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका नाम, वो नाम या तो उस शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था। तो यहाँ समझ लीजिए, पारिस्थितिकी शब्द हेकेल ने किया था और जो पारिस्थितिक तंत्र है तो तंत्र का प्रयोग जो है टांसले ने किया था। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? देखिए, ये लिंडमैन ने दिया था ये नियम। और ये नियम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आवश्यक है कि आप ये जान लें। देखिए, कोई भी पोषण स्तर अगले पोषण स्तर से लेता है, निचले पोषण स्तर से। मान लीजिए जीव किसी का शिकार कर रहा है, कोई बकरी है जो कि प्राथमिक उत्पाद को खाती है और बकरी को मान लीजिए कोई जंतु शिकार बना रहा है। ठीक है, तो इस पोषण स्तर से इस पोषण स्तर तक जो ऊर्जा जाएगा वो मात्र 10% ही जाएगा। 90% जो एनर्जी होगा वो श्वसन में खर्च हो जाएगा। यही स्थितियाँ यहाँ भी होती हैं। इस तरीके से इसका जो है 10% यहाँ, अब इसको जो खाएगा उसको भी इसका 10% ही प्राप्त हो पाएगा, वहाँ से भी 90% क्षय हो जाएगा। यानी अगर इस ग्राउंड से आप काउंट करेंगे, प्राथमिक स्तर से अगर काउंट करेंगे इस लेवल पे, तो 1% ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये 10% का नियम जो है, 90% का हास होता है, इसमें वेस्ट जाता है और वो जाता है श्वसन में। ध्यान रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो बहुत सिंपल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है और कई बार पूछा गया। देखिए, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा है जो कि आपके रिवीजन के लिए है। बाकी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, जो अभी तक आपसे अछूते रहे हों उनको ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैविक समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, एक प्रकार के प्रजातियों के समुदाय, देखिए एक प्रजाति के होने की आवश्यकता नहीं है। समुदाय के जो एक क्षेत्र में रहते हों, ठीक है, परस्पर क्रिया करते हों, तो ये एक ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का विकास जैविक अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। असत्य पूछा है तो केवल एक होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, निकेत के बारे में पूछा है। ये निके जो है ये यूपीएससी ने 2012 या 13 में भी पूछा था, तो ये भी प्रश्न आप जरूर ध्यान रखिएगा। सही तरीके से कौन सा स्टेटमेंट है जो उसे परिभाषित करता है? एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक भौतिक रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है, सही बात है। ऐसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरणीय दशाएं सुलभ हो। देखिए, यहाँ जैविक अजैविक के साथ जो है हैबिटेट को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे और सही विकल्प जो होगा वो सी होगा। 1 और 2 दोनों सही होंगे। ठीक है। एलिफेंट घास निम्नलिखित में से किस परितंत्र की विशेषता है? तो देखिए, ये सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हो जाता है कि आदमी ध्यान ना दे। ये सवाना घास के मैदान से संबंध रखती है। और आपको बता दूं, सवाना क्षेत्र में जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको ही कहा जाता है एलिफेंट ग्रास। ठीक है, और उस ग्रासलैंड को भी कई बार एलिफेंट ग्रासलैंड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एलिफेंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा एलिफेंट होते हैं वहाँ पे।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है? तो वेटलैंड्स को कहा जाता है। वेटलैंड्स आपको पता होगा आर्द्र भूमियाँ होती हैं या नम भूमियाँ होती हैं। इस पे एक कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, जो 1971 में ईरान की राजधानी रामसर में आयोजित किया गया था। वहीं पे रामसर डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया गया था। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को, चूँकि ये डिक्लेरेशन 2 फरवरी को ही हुआ था, उसीलिए रामसर डे के रूप में या आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या अभी बढ़ गई है, 10 इस बार बढ़े हैं इसी साल 2020 जनवरी में। तो इन 10 के बढ़ने के बाद जो टोटल आर्द्र भूमि भारत में हुई हैं वो हुई हैं 37। अभी 37 वेटलैंड्स इंडिया में हो गया है टोटल। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी हैं, वो 37 किन किन राज्यों में हैं, सभी को देखेंगे। तो सबसे उत्तरी क्षेत्र से शुरू करते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वूलर जम्मू कश्मीर में है, हरेक ये पंजाब में है वेटलैंड, ठीक है। उसके अतिरिक्त हरिके, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चंद्रताल यहाँ पे है, पोंग, नांगल, रोपड़ ये वास्तव में पंजाब में है, एक सैंधव स्थल भी है रोपड़, आपको पता होगा। ब्यास, सांभर लेक ये भी वेटलैंड है। केवलादेव घाना जो है वहाँ भी वेटलैंड है, ठीक है। नल सरोवर आपको दिख रहा होगा, भोज मध्य प्रदेश में है। सांडी यूपी में है। अपर गंगा रिवर ये भी है, ठीक है। तो इन सब को देखते रहिए, बार बार देखते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोलेरू, चिल्का, भीतरकनिका, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, तो ये सुंदरवन हो गया। ये सभी वेटलैंड हैं जो कि रामसर साइट ऑफिशियली डिक्लेयर किए गए हैं। रामसर साइट जिनको डिक्लेयर किया जाता है उनके प्रोटेक्शन प्रिवेंशन का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए वेम्बनाड, अष्टामुडी ये केरल में है, ये भी आपके सामने है। तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो कवर कराया गया है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो के अंत में एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और ज़्यादा लगन से काम कर सकूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।